नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों पर, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े टॉपिक्स पर और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर उस छोटी बड़ी बात पर जिसके जरिए आप निवेश को अपने बेहतर बना सकते हैं, सुचारू रूप से आगे चला सकते हैं और अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं आपके इन टॉपिक्स पे बातचीत करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं अपने माध्यमों का इस्तेमाल करके, यानी कि आस्क अबाज योर मनी, ये हमारा हैशटैग है जिसका इस्तेमाल करिए फेसबुक पर और ट्विटर यानी कि एक्स के जरिए। इस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर, और इसके जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, सीधे सीधे हमसे बातचीत कर सकते हैं। आज भी हमारे साथ एक जानकार मौजूद है। आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर भी, और ऋषिकेश जी से हम बातचीत करेंगे अलग अलग टॉपिक्स को लेकर भी। आज जो टॉपिक हमने चुना है वो है कैसे आकलन करें कि आपका निवेश कितना रिटर्न दे रहा है। ऋषिकेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आमतौर पर हमें रियल स्टेट के साथ सबसे पहले एग्जाम्पल मिलता है कि हमने 40 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो 2 करोड़ की हो गई 5 साल या 10 साल में। आपका शेयर बाजार या आपका म्यूचुअल फंड तो इतना चला ही नहीं, कहने के लिए वो 5 गुना हो गई, लेकिन जब हम उसे 15 साल या 20 साल के पैरामीटर में फिट करते हैं तो उसका रिटर्न 8%, 9%, 10% भी नहीं आ पाता। क्या ये आकलन कि हमने इतना पैसा डाला और इतना पैसा निकाला, ये आकलन सही है, या इसका सालाना आधार पर आकलन करना सही है, सिंपली कैलकुलेट करना सही है? आप इतने सालों से हो इंडस्ट्री में, कैसे जवाब मिलते हैं आपको? नमस्ते सुमित जी, सारे दर्शकों को नमस्ते। बहुत सही फरमाया आपने कि जब आप रियल एस्टेट के निवेश के बारे में बात करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि बातें होती है मल्टीपल्स पे, कि मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज उसकी कीमत 4 करोड़ हो गई, तो 4 गुना पैसे हो गए। लेकिन इक्विटी में निवेश जब कोई करता है तब बोलते हैं कि सालाना रिटर्न कितना दिया, 10% दिया, 11% दिया, 12% दिया। जो आपने सही कहा, 1 करोड़ 10 सालों में समझो 2 करोड़ हो भी गया, तो उसका मतलब ये है कि 7% से उसका ग्रोथ हुआ है। दिखाई देता है कि दुगना हुआ है, लेकिन दुगना हुआ नहीं है, वो सिर्फ 7% का रिटर्न हुआ है। तो ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम उसका माप कैसे करते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे होता है। जब हम निवेश करते हैं तो एक लक्ष्य स्थापित कर लेते हैं कि हमें कहो 13% या 14% का एक रिटर्न बनाना है। उसी के साथ-साथ मैं कहता हूँ कि जब लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो रिटर्न्स का, आपने रिस्क का लक्ष्य भी निर्धारित करना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो का बीटा कितना होना चाहिए। ये 2 रिस्क नंबर्स का भी एक लक्ष्य होना चाहिए। और एक बार निवेश हो जाए, तो महीना दर महीना, क्वार्टर दर क्वार्टर, साल दर साल उसका प्रमाण दिखना चाहिए कि क्या आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, क्या आपकी स्ट्रैटेजी जो है, जो निवेश की स्ट्रैटेजी और जो आपने निवेश किए है, क्या वो रिटर्न्स दे पा रहे हैं, वो रिस्क दे पा रही है? ये एक मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम दूसरे पड़ाव पे चलते हैं कि रिटर्न्स के क्या-क्या पैमाने देखे जाते हैं, कि किस हिसाब से हम रिटर्न्स को देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम देखने का नज़रिया है कि एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रिटर्न्स होता है, जिसमें आप देख सकते हो कि सिंपल एनुअलाइज़्ड रिटर्न कितना हुआ। उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, आपने 1 लाख का निवेश किया, कहो 5 सालों में उसकी कीमत 2 लाख हो गई, तो इसका मतलब पैसे दुगना हो गए। लेकिन अगर मैं रिटर्न देखूं तो 100% रिटर्न हो गया। 1 लाख अपने निवेश किए थे, उसकी कीमत 2 लाख हुई, तो 1 लाख का मुनाफा हुआ, तो उसका मतलब है 100% का रिटर्न बना ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस। सिंपल एनुअलाइज रिटर्न अगर देखूं तो केवल अपने को देखना है कि 100% पे 100% हुआ, तो उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करना होगा। तो आप देखोगे कि हर साल 20% का मुनाफा हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप बेस 100 रुपए का, 1 लाख रुपए का ही पकड़ रहे हो। 1 लाख अगर 2 लाख होते हैं तो सालाना 20-20% से ग्रो हुआ है। तो पहले साल 20,000 मिला, दूसरे साल 20,000 मिला, तीसरे साल 20,000 मिला। ये 20% जो है उसका बेस जो है 1 लाख है। लेकिन हमको क्या देखना चाहिए? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। क्योंकि 1 लाख, जब 1,20,000 होता है तो उसका बेस चेंज होता है, तो 1,20,000 हो गया। अब जो उसके ऊपर ग्रोथ होगा वो 1,20,000 के ऊपर होगा, फिर अगले साल उसके में जो मुनाफा होगा वो आपका कैपिटल बेस, उस हिसाब से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट नापा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जैसे आपने कहा कि CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये बहुत क्रिटिकल
मेजरमेंट टूल है जिससे आपने नापना चाहिए आपके रिटर्न्स कितने बने। तो, सर दो तीन चीज़ें और हैं, क्योंकि आमतौर पे जब हम बाजार में पैसा डालते हैं रियल स्टेट में या एफडीज में या गोल्ड में, तो हम एक मुश्त पैसा डाल देते हैं। कम ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको ये मौके मिलते हैं कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करो, जो म्यूचुअल फंड आता है जहाँ पर इक्विटीज़ आती है एसआईपीज़ के ज़रिए। सो उनका कैलकुलेशन तो और ही अलग होगा, क्योंकि आप हर महीने पैसा डाल रहे हो, उतार चढ़ाव का हिस्सा ही बन रहा है, आपकी कॉस्ट ही बदल रही है, आपका ड्यूरेशन ही बदल रहा है। सो उसकी कैलकुलेशन। जी हाँ, तो उसके लिए अगर आप एक मुश्त निवेश करते हो तो CAGR काफी हैंडी आता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका ही एक एक्सटेंशन होता है जिसको हम IRR कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप SIPs कर रहे हो और एक ही रकम निवेश होते जा रही है हर महीना दर महीना उसी तारीख को, तो उसे कहते हैं IRR कैलकुलेशन। एक्सेल में आप सिंपल कैलकुलेटर डाल सकते हो, एक फॉर्मूला होता है IRR का, आपकी स्टार्ट अमाउंट और आप जितना निवेश करते जाते हो महीना दर महीना या क्वार्टर दर क्वार्टर, लेकिन एक निर्धारित डेट होनी चाहिए और एक निर्धारित रकम होनी चाहिए। उसके बिना पर आप IRR का कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम SIPs नहीं कर रहे, हम निवेश कर रहे हैं बिट्स एंड पीसेस में, जैसे जैसे पैसे आते जाते हैं तैसे वैसे वैसे निवेश करते जाते हैं। तो उस समय पे IRR कैलकुलेशन काम का नहीं होगा, उस समय पे XIRR कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो इंटरवल्स और अमाउंट जो है वो इरेगुलर होते हैं। जब रेगुलर इंटरवल और रेगुलर अमाउंट पे निवेश होता है उसको IRR से कैलकुलेट करते हैं। उस हिसाब से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट हो सकता है वो सारे ट्रांजैक्शंस का। लेकिन अगर इरेगुलर इन्वेस्टमेंट अमाउंट से और इरेगुलर डेट्स पे निवेश हो रहा है तो उसके लिए XIRR कैलकुलेशन करना होगा ताकि आपको उसका एनुअलाइज रिटर्न पता चले। लेकिन ये क्या दोनों जो मुद्दे हैं ये हम्म डेरिवेटिव है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के ही, तो तो उसी के भाग में आते हैं। तो सर क्या ये भी पॉसिबल है कि आप अलग अलग असेट क्लास को अलग अलग पैटर्न के हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्योंकि कई बारी रियल स्टेट में आप बल्क डालते हो, एफडीज में आप बल्क डालते हो, म्यूचुअल फंड बल्क एंड एसआईपीज होती है, इक्विटी में जब जब फॉल आता है तब आप एंटर कर जाते हो, गोल्ड कभी फिजिकल है, कभी एसआईपी है, कभी बॉन्ड्स में है, कभी ईटीएफ में है, सो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। सो इस तरह के एसेट कैलकुलेशन अलग अलग एसेट का अलग अलग वे होता है। सो क्या ऑल सबको एक पैरामीटर में कहीं गिन सकते हैं आप? एब्सोल्युटली, जैसे आपने सही फरमाया कि अलग अलग निवेश के डेट्स होते हैं, अलग अलग निवेश के अमाउंट्स होते हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरे दो दोस्त हैं, एक का वजन है 100 किलो और दूसरे का वजन है 100 पाउंड। अभी ये दोनों का नाप का प्रमाण अलग अलग मैंने देखा, तो अभी मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता कि एक 100 किलो के है और एक 100 पाउंड के है, क्योंकि वो दोनों का माप का प्रमाण ही अलग है। तो इन सब सारे निवेशों को, सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है। और कौन सा ऐसा मेजरमेंट है जो इन सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकता है? वो है आपका XIRR कैलकुलेशन, क्योंकि वो काफी सारी चीजें पकड़ में लेता है। सबसे सर्वप्रथम वो पकड़ में लेता है वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पकड़ में लेता है, फिर वो एनुअलाइज ग्रोथ रेट पकड़ में लेता है, फिर वो ये भी पकड़ में लेता है कि कभी भी आपने निवेश किया इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट और इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट्स, वो सब कुछ लेके आपको एक नंबर देता है, वो होता है आपका XIRR कैलकुलेशन। तो आप कोई भी निवेश करो, कोई भी एसेट क्लास में या कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी में निवेश करो, तो आपको XIRR कैलकुलेट करके पता चलेगा, उस हिसाब से वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। चलिए, तो आपको अलग अलग तरीके, अलग अलग असेट क्लास के हिसाब से कैसे आपका निवेश होना चाहिए, क्या मापदंड होने चाहिए, इस पर हमने एक बातचीत, छोटी चर्चा की। आगे भी हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले कुछ दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ सुमित साहब मौजूद हैं, बंगाल से बातचीत करने के लिए, सुमित रावत साहब। सुमित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सुमित जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर, आवाज आ रही है? जी नमस्कार सुमित जी, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैंने पोर्टफोलियो अपना भेजा हुआ है और अभी 3-4 महीने पहले भी मैंने एक बार आपसे रिव्यू करवाया था आपके प्लेटफॉर्म पे, तो जैसा सजेशन मिला था तो मैंने एक स्मॉल कैप ऐड किया उसमें और एक मोमेंटम फंड अपनी तरफ से ऐड किया। तो ओवरऑल मुझे रिव्यू कराना था कि अभी के हिसाब से ये पोर्टफोलियो कैसा है, कितना चेंज करना पड़ेगा अभी। तो मैं आपसे बस एक ही चीज पूछूंगा सुमित जी, आपने लास्ट रिव्यू कब कराया था? 3-4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए सर, लगभग 4 महीने हो गए। और आपका नजरिया कितने साल का है?
नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म का है, मतलब 3-4 जो फंड है वो तो काफी टाइम से चल रहे हैं, उनमें कोई चेंज नहीं 20 हुआ। साल का आपका नजरिया, हाँ राइट? जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो ऋषिकेश सर, दो तीन बातें। पहला तो इनकी उम्र 36 साल है। दूसरा, इनका निवेश करीब 12,000 रुपये के आसपास की एसआईपी है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 लाख रुपए है। 20 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य साध के चल रहे हैं। इनके बाकी निवेश भी आपके सामने है। पीपीएफ में निवेश 2.5 लाख रुपए का, और बाकी एसएसवाई में करीब 2,000 रुपये का निवेश है, वहाँ पर भी 60,000 का कॉपस है, और पोर्टफोलियो भी इन्होंने आपको भेजा ही हुआ है। तो पहला सवाल तो ये कि इनका पोर्टफोलियो कितना सही है। दूसरा एक सवाल मेरे खुद के मन में भी आया इनसे बात करते समय कि अगर आपका नज़रिया 20 साल का है, तो क्या हर 3 महीने में रिव्यू करना ज़रूरी है या सही है, या रिव्यू की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए? जी ज़रूर। नमस्ते सर, आपके सवाल के लिए। सर्वप्रथम आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा मैं सुमित जी कि रिव्यू की फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो आपका पोर्टफोलियो है, देखो 2 चीज़ें होती हैं। आप एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो, उसके बाद एक रणनीति बना लेते हो कि एसेट एलोकेशन कितना होना चाहिए, आपका इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है। समझो आपने 12% का रिटर्न का लक्ष्य रखा है, तो 80% इक्विटी में डाला है और 20% जो है वो डेट में डाला है। तो आपने हर महीने देखने चाहिए कि आपके 12% का रिटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एनुअलाइज्ड बेसिस पे। अ, किन महीनों में आपके 12% बनेंगे, कभी 7% बनेंगे, कभी 20% बनेंगे। वॉलेटिलिटी तो आएगी, लेकिन आपको देखना चाहिए कि साल दर साल आपकी 12% की तरफ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ये रहा आपका रिव्यू मैकेनिज्म। लेकिन हर साल या 2 साल में आपने आपकी स्ट्रैटेजी को भी रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। जो आपने 80% इक्विटी और 20% जो डेट में डाला था, वो हर साल देखना चाहिए कि अगले साल भी 80 और 20 का बैलेंस होना चाहिए, या उसको रीबैलेंस करने की आवश्यकता है। अगर रीबैलेंस करने की आवश्यकता है, तो उसमें ट्वीक्स लाना चाहिए। अगर इक्विटी से रिटर्न्स आने की संभावना कम है, तो आपने, या करेक्शन की संभावना है, तो इक्विटी में शायद आपका बैलेंस कम करना चाहिए, या फिर डेट में रिटर्न्स आने की संभावना कम है, तो उसमें एलोकेशन कम करना चाहिए। तो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी का रिव्यू हर साल होना चाहिए, लेकिन पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस का रिव्यू हर महीने होना चाहिए हमारे हिसाब से। अब आते हैं सवाल की ओर। हमने कहा कि 12,500 का एसआईपी का अमाउंट है, और हमारा लक्ष्य है कि करीबन 5 करोड़ पहुंचना है 20 सालों में। अगर हम 12% का पर एनम का रिटर्न अगर देखें, अगर माने कि 12% के हिसाब से ग्रोथ होगा, तो करीबन हम 1.5 करोड़ पहुंचेंगे अगले 20 सालों में। काफी कम होगा वो 5 करोड़ के लक्ष्य के सामने। तो मैं कहूंगा कि सजेस्टेड क्या है कि आप एक स्टेप अप कर कीजिए। 20% से आप अगर स्टेप अप करोगे आपके एसआईपी अमाउंट को हर साल दर साल, तो आपकी राशि 10 साल 20 साल के बाद बनेगी करीबन 6 करोड़ की। तो ये सुझाव रहेगा कि आप एक स्टेप अप एसआईपी कीजिए 20% की हर साल दर साल। स्टेप अप का मतलब क्या है, मैं विस्तार में बताता हूं कि अगर इस साल आपका 12,500 रुपए का एसआईपी है, तो अगले साल जो है आप उसको 2,500 से बढ़ा के 15,000 बना दो, कि आपने 20% से उसको बढ़ा दिया। तो हर साल आपको उसको 20%, इस साल 12,500 है, अगले साल 15,000, उसके अगले साल आपको 18,000 की करनी पड़ेगी। 15,000 के 20% होते हैं करीबन 3,000, तो आपकी एसआईपी अमाउंट हो जाएगी 18,000। ऐसे हर साल आपको 20% से आपकी एसआईपी की रकम बढ़ानी होगी। अगर हम वैसा करते हैं, तो अगले 20 सालों में 6 करोड़ पहुंचने की गुंजाइश बहुत है। और एक ये कहना को चाहूंगा कि आप जब एक पोर्टफोलियो बनाते हो, तो आप ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड बनाएं। इंडेक्स फंड से ईटीएफ्स को अवॉइड करो तो काफी अच्छा है। सो रणनीति आपको बताई गई सुमित साहब, तमाम फंड्स को लेकर भी, आपकी जर्नी को लेकर भी। लेकिन रिव्यू जो है वो पूछने की वजह ये थी कि क्या इतना जल्दी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी निवेश पर या निवेश करने वाला सलाहकार पर अगर भरोसा करते हैं, तो निवेश को भी और सलाहकार को भी एक प्रॉपर समय दीजिए अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, या उनकी दी हुई राय को और सुचारू रूप से एग्जीक्यूट होने के लिए। जल्दी करेंगे तो उनकी राय डिफ़र करेगी, शायद आपको भी उसमें कुछ हद तक नुकसान हो। बाकी आपको राय अभी मिली ऋषिकेश सर की तरफ से। आशीष जी का एक सवाल आया है साउथ अफ्रीका से। आशीष कुमार प्रधान साहब का एक सवाल आया है ईमेल के ज़रिए। इनका करीब 41,000 रुपये का एक एसआईपी का निवेश है, और पोर्टफोलियो जो कि करीब 8.5 लाख पहुंच चुका है। ये 16 साल में 7 करोड़ रुपए का लक्ष्य साध कर चल रहे हैं। एलआईसी पॉलिसी को ये जारी रखना सही है? पोर्टफोलियो का रिव्यू मांग रहे हैं।
मौजूदा निवेश से क्या ये लक्ष्य पॉसिबल है? और दूसरा एक चीज़ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इनके फंड्स में इन्होंने 2 फंड जो हैं वो सेक्टोरल साइड पर रखे हैं। और डिफेंस का फंड भी है इनके पास, जो कि बहुत चर्चित रहा है हाल फिलहाल में। ऊपरी स्तरों से 20% टूट भी चुका है। एचडीएफसी वाला फंड तो 20% टूट चुका है हायर लेवल से। क्या करना चाहिए इन्हें इनके पोर्टफोलियो में, और कितने स्टेप अप की ज़रूरत है? नमस्ते आशीष जी। तो आपका करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट 8.5 लाख का और आपकी SIP 41,000 की है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने एक टारगेट निर्धारित करके रखा है कि अगले 15-16 सालों में आपको 7 करोड़ की राशि जमा अभी के निवेश जो कर रहे हैं 41,000 की SIP और 8.5 लाख का आपका जो इन्वेस्टमेंट अभी है, उससे आप करीबन 2.5 करोड़ की राशि तक पहुंचोगे अगले 15-16 सालों में। लेकिन आप थोड़ा चेंज करोगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप एक स्टेप अप करोगे 20% का, तो आपकी राशि कुल लगभग पहुंच जाएगी 7-7.25 करोड़ की। तो आपका जो टारगेट है 7 करोड़ का, वो अचीव हो जाएगा अगर आप 20% की एक स्टेप अप SIP करो। हर साल आपको 20% के आपसे SIP की राशि बढ़ानी है। आपके पोर्टफोलियो का हमने अभ्यास किया है और देखा है कि काफ़ी सेक्टोरल फंड्स है, काफ़ी थीमेटिक फंड्स है। उनको उनमें निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें निवेश करने के लिए काफ़ी विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें निवेश कब करना है, निकास कब करना है, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है आप जब सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में करते हो। कोई सेक्टर अच्छा चल जाता है तो हम उसको देख के निवेश करते हैं। नेसेसरी नहीं होता कि अगले साल भी वो सेक्टर अच्छा करेगा। और 80% करीबन एक सेक्टर में निवेश करना पड़ता है अगर आप सेक्टोरल फंड में डालते हो। तो मैं कहूँगा कि सेक्टोरल थीमेटिक फंड से आप निवेश ना करें। दूसरी चीज़ हमने देखी कि आपने इंश्योरेंस में निवेश किया हुआ है। मैं कहूँगा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को अलग-अलग रखें तो काफ़ी अच्छा होता है। एक टर्म प्लान रखो और एक मेडिक्लेम जैसा एक इंश्योरेंस रखो, वो काफ़ी अच्छा होगा। डाइवर्सिफ़ाई कीजिए आपके पोर्टफोलियो को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, जहाँ पे 55% जो है वो आप लार्ज कैप में डालिए, 20% जो है वो मिड कैप में डालिए और 25% जो है वो स्मॉल कैप में डालिए। इस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो अल्फा जनरेशन की काफ़ी उम्मीद बढ़ेगी। आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे जैसे सुमित जी ने भी कहा कि काफ़ी सारे सेक्टोरियल फंड्स हैं। जैसे डिफेंस फंड है, जैसे मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है, ग्रो का निफ्टी ईवी न्यू एज फंड है, HDFC का डिफेंस है, ICICI प्रू का एनर्जी फंड है, SBI का एनर्जी फंड है। इनमें से आपने निकलना चाहिए। SBI ब्लू चिप से निकलना चाहिए, एक्सिस ब्लू चिप से निकलना चाहिए, एक्सिस के ELSS से निकलना चाहिए, और आपका एक निफ्टी 200 UTI का भी फंड है, उसमें से आपने निकलना चाहिए। कहाँ पे निवेश करना चाहिए? मेरे हिसाब से HDFC डिविडेंड यील्ड फंड में डालना चाहिए, कोटक मल्टी कैप में डालना चाहिए और ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी में डालना चाहिए। अगर आप ये थोड़े फेर बदल करें अपने पोर्टफोलियो में, तो 2.5 करोड़ की जगह पे 7 करोड़ पहुंचने की गुंजाइश काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो आपको कुछ बदलाव, कुछ फेरबदल, कुछ नया निवेश और कुछ पुराने निवेश से निकलने की राय दी गई है ऋषिकेश सर की तरफ से। आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपने फेरबदल कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ और सवाल भी हैं, कुछ और दर्शक भी हैं, टॉप 4 फंड्स भी हैं, इन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी और हम बातचीत कर रहे हैं निवेश के तरीकों को या फिर पैरामीटर्स को अलग अलग तरीके से कैसे नापा जाए, इनके ऊपर बातचीत हुई और साथ साथ दर्शकों सवालों के जवाब भी ले रहे हैं। एक और दर्शक का सवाल आया है असम से। पंकज नागले साहब का सवाल है। इनकी उम्र 46 साल है और करीब 44,000 रुपये की SIP कर रहे हैं। पोर्टफोलियो 24 लाख के आसपास पहुंच चुका है। 10 साल में ये 3 करोड़ का लक्ष्य साध कर चल रहे हैं। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, कॉन्ट्रा फंड है, मल्टी कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है और स्मॉल कैप का एक्सिस फंड है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है और टाटा का डिजिटल फंड है। अगेन ऋषिकेश सर, 2 ही 3 चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन में आई हैं कि इनके पूरे पोर्टफोलियो का शायद 70% हिस्सा मिड कैप स्मॉल कैप पे है और एक डिजिटल फंड भी है। तो ओवर एक्सपोज हैं किसी एक सेगमेंट, सब सेगमेंट की साइड। आप क्या कहोगे? पंकज जी नमस्ते। हम देख रहे हैं कि आपकी करंट इन्वेस्टमेंट की राशि करीबन 23.5 लाख की है और आपकी SIP करीबन 44,000 की है। आपने एक टारगेट निर्धारित करके रखा है कि अगले 10 सालों में 3 करोड़ पहुंचना है।
अभी के एलोकेशन, प्रोडक्ट एलोकेशन के हिसाब से अगर हम 12% का भी रिटर्न माने तो आपकी राशि करीबन 1 करोड़ 76 लाख पहुंचेगी अगले 10 सालों में। मैं कहूंगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आपको एक थोड़ा सा फेर बदल करना पड़ेगा, जहां पे आपको स्टेप अप करने की जरूरत है 20% से। तो आपकी एसआईपी की रकम हर साल 20% से बढ़ेगी अगर, तो अगले 10 सालों में हम 3 करोड़ की राशि तक पहुंच पाएंगे। जैसे सुमित जी ने सही कहा कि आपका सेक्टोरल एलोकेशन है, तो वो नहीं रखना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, उसका निकास और निवेश का समय बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। ये चक्रीय किस्म के निवेश होते हैं, जहाँ पे सिक्लिकलिटी आ जाती है स्ट्रैटेजी में, तो उससे हम अगर थोड़ा दूरी रहे तो अच्छा रहता है। वो टैक्टिकल कॉल्स होते हैं। दूसरी चीज ये है, जो आपने बहुत सही कही सुमित जी, कि ओवर एलोकेटेड है मिड एंड स्मॉल कैप में, तो डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। 55% करीबन, जैसे मैंने पहले भी कहा, 55% करीबन लार्ज कैप में रखनी चाहिए, 25% मिड कैप और बचे हुए स्मॉल कैप में रखनी चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन की काफी जरूरत है। आपके मैंने फंड्स देखे तो मैं बताऊंगा कौन से एग्जिट करने चाहिए। जैसे आपका टाटा डिजिटल फंड है, उसको एग्जिट करें तो अच्छा रहेगा। एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, उसको आप एग्जिट करो तो अच्छा रहेगा। कहाँ निवेश करना चाहिए? तो आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड है, उसमें निवेश करना चाहिए। मार्केट की तो पकड़ को तो होगी ही, लेकिन उसके ऊपर 2-3% का रिटर्न बनने की गुंजाइश है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड होती है। और एचडीएफसी फोकस 30 एक काफी अच्छा फंड साबित होगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो ये छोटी सी चीजें चेंज करोगे तो 3 करोड़ का लक्ष्य पाने की संभावना काफी बढ़ेगी अगले 10 सालों में। तो आप को कुछ चेंजेस की बातचीत यहाँ पर बताई गई है, कुछ कुछ फंड्स में बदलाव करने की ज़रूरत है, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक सेक्टर या सब सेक्टर या एक काइंड ऑफ फंड, एक कैप ऑफ फंड, जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में ओवर एलोकेशन, किसी भी तरह का ओवर एलोकेशन, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपका ओवर एलोकेशन कभी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए, जिसके लिए आपको कुछ फंड से निकलने की सलाह दी गई है और कुछ फंड के नए फंड्स को शामिल करने की सलाह दी गई है। ऋषिकेश सर, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स? मेरी तरफ से टॉप 4 फंड्स अगर मुझे बात करनी है, तो सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि डिविडेंड यील्ड फंड में निवेश करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने भी कहा कि मार्केट की तो पकड़ ले ही लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर डिविडेंड्स 2-3% से ऊपर रिटर्न देने की गुंजाइश रखते हैं। तो इस कैटेगरी में आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड में रिकमेंड करूंगा। फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा फंड कैटेगरी है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में निवेश करना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी ग्रोथ पोटेंशियल है, अर्निंग्स में काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। तो मिड कैप में मैं कहूंगा कोटक इमर्जिंग इक्विटी में निवेश करना चाहिए, और स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहिए। तो मेरे टॉप 4 पिक्स ये रहेंगे: आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो 4 नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप नए निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो इन फंड्स के साथ आप नए निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश सर, आज के टॉपिक पर हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।